नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। शुरुआत करते हैं खबरों की। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल आज प्रचंड 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम प्रचंड दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दिसंबर 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। उसके साथ ही एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा। वहीं यात्रा के दौरान प्रचंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड 2 जून को मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी करेंगे। अधिकारी ने बताया कि प्रचंड इंदौर में 2 जून को पूर्णिमा पहुंचने के बाद उज्जैन जाएंगे, जहां भगवान श्री महाकाल मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर देश के साथ ही राजस्थान में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद अजमेर पहुंच रही हैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद वह सीधे पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर पहुंचेंगे। वहां वह तकरीबन 20 मिनट तक दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वह खाड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि पीएम मोदी की इस रैली में 8 लोकसभा और 45 विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही प्रदेश भर से 4 लाख लोग जुटेंगे। प्रधानमंत्री के अजमेर दौरे को लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारी करने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीएम मोदी की सभा का प्रबंधन कुल 22 हिस्सों में बांटा गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है। कभी सत्ता विपक्ष पर हमला करती है तो कभी विपक्ष सत्ता पर हमला करती है। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। राउत ने फडणवीस को असंतुष्ट नेता बताया है। बता दें, डिप्टी सीएम ने हाल ही में राउत को असंतुष्ट बताया था, जिसका पलटवार करते हुए राउत ने फडणवीस पर निशाना साधा है। संजय राउत ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में कहा कि एक बार देवेंद्र फडणवीस से पूछिए कि आखिर वह कितने संतुष्ट हैं। वे राज्य के एक दुखी व्यक्ति हैं। वह महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे थे, सब उनको बधाइयां दे रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक शपथ लेने से रोक दिया गया और उन्हें अचानक डिप्टी सीएम बना दिया गया। एक बार पूछिए उन्हें क्या वह संतुष्ट हैं। राउत ने इंटरव्यू में आगे कहा कि राजनीति में उनके जूनियर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया और सीनियर को जूनियर के नीचे कर दिया गया। उन्हें डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। राहुल ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए देश की राजनीति के बारे में बात की और भारतीय जनता पार्टी समेत आरएसएस पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा, राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है उन्हें यह नियंत्रित कर रही है। इसी के साथ राहुल ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। यहाँ राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक है। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दे तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्राह्मण कैसे काम करता है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले पहलवान अपने मेडल गंगा में बहाने पहुंचे थे, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसे स्थगित कर दिया गया। किसान नेता नरेश टिकैत ने हर की पौड़ी पर पहुंचकर खिलाड़ियों को समझाया और उनसे 5 दिन का समय मांगा है। इसके बाद खिलाड़ियों ने मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिया। इस पूरे मामले पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर खिलाड़ी अपने मेडल गंगा में बहाना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। बीजेपी सांसद ने कहा, खिलाड़ी अपना मेडल गंगा में बहाने गए थे, लेकिन गंगा जी की जगह उन्होंने मेडल टिकैत को दे दिया। या उनका स्टैंड है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उन्हीं के निवेदन पर ओवरसाइट कमेटी बनी, आयोग की कमेटी बनी, उन्हीं के निवेदन पर एफआईआर हुआ है, जांच चल रही है। अब उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी।
तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं। पहलवानों के मेडल लौटाए जाने के ऐलान के बाद से अभी मोदी सरकार उभर भी नहीं पाई थी कि उसके सामने मणिपुर से भी ऐसी आवाज उठी है। मणिपुर के 11 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द राज्यों में शांति बहाल नहीं होती है तो वे अपने मेडल वापस कर देंगे। इनमें ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता शामिल हैं। राजधानी इम्फाल में खिलाड़ियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन देकर हिंसा के लिए जिम्मेदार चरमपंथी गुटों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। अमित शाह को दिए ज्ञापन में जिन खिलाड़ियों के हस्ताक्षर हैं उनमें मीराबाई चानू पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न विजेता अनीता चानू ध्यानचंद पुरस्कार, एन कुंजारानी देवी पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड विजेता एल सरिता देवी संध्यारानी देवी पद्मश्री पुरस्कार जैसे नाम शामिल हैं। बिहार के फुलवारी शरीफ में एनआईए ने आज प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पीएफआई के एक संदिग्ध मॉड्यूल के खिलाफ देश भर में 25 जगहों पर छापेमारी की है। बिहार, केरल और कर्नाटक में पीएफआई के जमीनी कार्यकर्ताओं के यहां छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पीएफआई से जुड़े केस में एनआईए की कर्नाटक में 16 जगहों पर छापेमारी जारी है, जिसमें दक्षिण कन्नड़ के कुछ जिले शामिल हैं। वहीं बिहार के कटिहार में हसनगंज थाना क्षेत्र के यूसुफ टोला में पीएफआई नेता मोहम्मद नदवी के रिश्तेदार के यहाँ एनआईए की टीम पहुंची है। इससे पहले भी हाल ही के दिनों में एनआईए टीम छापेमारी कर चुकी है। हाल ही में मेंस केस को लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं तलाशी के दौरान इनके पास पीएफआई से संबंधित कई आपत्तिजनक लेख और दस्तावेज जब्त किए गए थे। यह मामला पिछले साल 12 जुलाई को बिहार में पटना जिले के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। वहीं पिछले साल 22 जुलाई को एनआईए की तरफ से फिर से इस केस को दर्ज किया गया था। तो कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने स्कूलों कॉलेजों में हिजाब बैन और पूर्व बीजेपी सरकार में स्कूली पाठ्य पुस्तकों में किए गए संशोधन को लेकर बड़ा संकेत दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मंधु बंगारप्पा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की है, जिससे एक दिन बाद बंगारप्पा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार एक ऐसा फैसला लेगी जिससे सभी छात्राओं को फायदा होगा। शिक्षा मंत्री ने हिजाब विवाद पर कुछ भी कहने से मना करते हुए कहा कि मामला फिलहाल अदालत में है और कानून विभाग इसे कानूनी रूप से लड़ेगा। इस पर अभी कुछ भी कहना और कमेंट करना गलत होगा। बेंगलुरु में सीएम सिद्धरामैया से करीब 30 शिक्षाविदों ने मुलाकात की और शिक्षा क्षेत्र में सुधार की कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि हिजाब विवाद की वजह से हजारों लड़कियां पढ़ नहीं पा रही है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने कल शाम होते ही करवट ले ली है। पहले धूल भरी आंधी चली और फिर अचानक हुई बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत का एहसास करवाया। मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार तक तेज हवाओं के साथ बारिश व ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस कारण जून के पहले सप्ताह तक लू की स्थिति नहीं बनेगी। वहीं एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम हर दिन रंग बदल रहा है। कभी धूप निकलती है तो कभी तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है। शनिवार, रविवार और सोमवार के बाद मंगलवार को भी दोपहर में आसमान में बादलों ने डेरा डाल दिया और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश भी हुई। इसी के साथ खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।